फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन यूएई। आज की इस वीडियो में हम आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में इंतहाई अहम मालूमात शेयर करेंगे। तो अगर आप बिजनेसमैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम हो सकती है। हम आपको बताएंगे कि कैसे यूएई इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन मुल्क है और कौन कौन से सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर हो सकते हैं। इसके अलावा किसी भी मसले और लीगल क्लेम को अवॉइड करने के लिए हम आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लॉ के बारे में भी बताएंगे और मुकम्मल तफसील फराहम करेंगे। एज एन इन्वेस्टर आप कौन कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस पर भी रोशनी डालेंगे। और आखिर में ये भी बताएंगे कि यूएई की एमिरेट्स कैसे एफओआईज को सपोर्ट और इनकरेज करती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लॉ क्या है यूएई का? ये बेसिकली रेगुलेट किया गया था फॉरेन फेडरल लॉ के थ्रू, जो कि डिक्री नंबर 19 में 2018 में ये अप्लाई किया गया था। और ये डायरेक्टली इसमें जो बात हुई भी थी वो सिर्फ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के पे ये था। तो इस लॉ का जो मेन एम है वो ये था कि हम अपना इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट को प्रमोट करें, कैसे कर सकते हैं, एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं और अपने प्रोडक्शन बेस को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, ताकि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी ना वो किस तरह हमारी मतलब यूएई में अट्रैक्ट हो। ये सारे इनके मेन एम्स थे। ये जो है कि वो अब 100% ओनरशिप बिजनेस को दे रही थी, जो कि पहले ऐसा था कि सिर्फ 49% ओनरशिप मिलती थी कंपनीज को, कि कंपनी का जो शेयर होता था फॉरेनर्स के लिए वो सिर्फ 49% होता था, बाकी जो 51% शेयर जो होता था वो यूएई के सिटीजन्स को मिलता था। तो अब इस लॉ के बाद 100% ओनरशिप मिलने शुरू हो गई थी फॉरेन इन्वेस्टर्स को। ये लॉ जो है वो मेनली स्टैब्लिश किया गया था यूएई के मेन लाइन में, ताकि जो मिनिमम शेयर कैपिटल रिक्वायर्ड है एफडीआई के लिए उसके क्राइटेरिया को मीट किया जाए, और ये कि और जो मजीद कंडीशंस थी उनको भी अप्लाई करें। हाई एडेड वैल्यू हो और वैल्यू ज़्यादा हाई एडेड वैल्यू हो, कंट्रीब्यूट किया जाए रिसर्च में, डेवलपमेंट में, और जो भी लाइसेंसिंग एंटिटीज हैं यूएई की उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट। अब एक मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी में एक यूनिट बनाया गया था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के यूनिट के नाम से, जो कि आप कह सकते हैं चार्ज पे था कि वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज को प्रपोज करेगा और जितनी भी कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस है इन्वेस्टमेंट डाटा और इसकी इंफॉर्मेशन के लिए उसको कंपाइल करेगा और अट्रैक्टिव इन्वायरमेंट बनाएगा। फॉरेन डायरेक्ट कमेटी जो है वो एक मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी में प्रिसाइड कर रही थी। ये रिस्पॉन्सिबल है कि ये ना कुछ ऐसी लिस्ट बना रहा है जो कि इकोनॉमिक सेक्टर्स और एक्टिविटीज, मतलब वो सारी जो आप कह सकते हैं ऐसी एक्टिविटीज जो एफडीआई के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स के लिए वो है कि परमिटेड है, वो लिस्ट भी बनाते हैं, और ये वो लिस्ट भी बनाते हैं कि जो फॉरेनर्स जो है वो वहाँ पे नहीं कर सकते। तो ये सारी लिस्ट इन्होंने वो बनाई, ये जो कह सकते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कमेटी जो है ये 2 लिस्ट बनाती है। जो पॉजिटिव लिस्ट होगी उसमें सारी वो एक्टिविटीज होंगी जो फॉरेनर्स वहाँ पे जाके कर सकते हैं, जो बिजनेस वहाँ पे आराम से वो सेट कर सकते हैं। और नेगेटिव वो लिस्ट है जिसमें कोई भी रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस। यूएई की कैबिनेट ने एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसका जो कि रेजोल्यूशन नंबर 16 है और 2020 में ये पास हुआ था। उसमें पॉजिटिव लिस्ट बनाई गई थी सारी कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें जो फॉरेनर्स हैं वो इजीली काम कर सकते हैं और उसमें उनको 100% फॉरेन ओनरशिप भी मिलेगी। तो उसमें 3 कैटेगरीज आ जाती हैं। फर्स्ट ये तो एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और थर्ड अपना जो कैबिनेट की रेजोल्यूशन में इन्होंने मिनिमम कैपिटल भी मेंशन किया था कि ये मिनिमम कैपिटल होना चाहिए हर सेक्टर का, कि इस सेक्टर का इतना मिनिमम कैपिटल होना चाहिए अपनी उनकी एक्टिविटीज के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट उन्होंने अब वो एक्टिविटीज बनाई हैं जो एफडीआई के लिए मतलब नेगेटिव लिस्ट है, जो एफडीआई नहीं कर सकती या उनको परमिटेड नहीं है, वो परमिशन नहीं मिली नहीं। फर्स्ट तो ये एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम मटेरियल्स, जितने पेट्रोलियम मटेरियल्स हैं वहाँ के ऑयल गैस वगैरह, उसकी एक्सप्लोरेशन या प्रोडक्शन नहीं कर सकते, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, सिक्योरिटी में नहीं इन्वॉल्व हो सकते, मिलिट्री सेक्टर्स में नहीं जा सकते, आर्म्स या एक्सप्लोसिव या मिलिट्री इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती, ना डिवाइसेस बना सकते हैं, ना क्लोथिंग में काम कर सकते हैं।
बैंकिंग या फाइनेंशियल एक्टिविटीज में भी ये काम नहीं कर सकते। पेमेंट सिस्टम्स हो गए या जितनी भी डीलिंग्स होती हैं कैश से, वो भी नहीं कर सकते। इंश्योरेंस सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकते, या हज या उम्रा सर्विसेज भी नहीं प्रोवाइड कर सकते, जो कि एफडीआई लॉ के आर्टिकल नंबर 7 में मेंशन की गई है। लीगल फॉर्म क्या है एफडीआई की? एफडीआई के दो लीगल फॉर्म है। एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, जिसमें आप कह सकते हैं सिंगल ओनर भी हो सकता है, और सेकंड प्राइवेट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, इसमें भी आप कह सकते हैं कि एक सिंगल ओनर बना सकता है। दो इनकी लीगल फॉर्म्स हैं। लाइसेंसिंग प्रोसीजर जो है, लाइसेंसिंग प्रोसीजर में सारे हमारे पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जितने भी अफेयर, जितने भी उनके आप कह सकते हैं अफेयर्स और प्रोसीजर्स है, उनको लेके चलेगा कि उनके अकॉर्डिंगली एक बिजनेस की एक्टिविटीज के अकॉर्डिंगली उनको लाइसेंस मिलेगा, और हर लाइसेंस की अपना प्रोसीजर होता है। तो अगर जो हमारा बिजनेस है हम वहाँ पे सेट करना चाह रहे हैं एज अ फॉरेनर, अगर पॉजिटिव लिस्ट में आता है तो फिर ये भी हमारा चेक होगा, उसके बाद ही हमारे डॉक्यूमेंट्स हम सबमिट करवाएंगे। और एक प्रॉपर प्रोसेस है जो कि नेक्स्ट स्लाइड में मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट है कि हम बिजनेस एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे कि करेंगे पॉजिटिव लिस्ट में से। नेक्स्ट हम लीगल फॉर्म वो सिलेक्ट करेंगे कि वो या तो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बने या तो प्राइवेट ज्वाइंट स्टॉक। हम एफडीआई कैपिटल में से जो उन्होंने मिनिमम रिक्वायर्ड बताया कि पॉजिटिव लिस्ट में से जो हम एक्टिविटी ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली जो भी मिनिमम कैपिटल है, हम ये चेक करेंगे कि हमारा मिनिमम कैपिटल उससे कम ना हो। हम ये इंश्योर करेंगे। नेक्स्ट हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाइसेंस एप्लीकेशन सबमिट कराएंगे इनिशियल अप्रूवल के बाद, कि हमारा एफडीआई कैपिटल भी अप्रूव हो जाए, पॉजिटिव लिस्ट में से हमारी जो एक्टिविटी हमने सेलेक्ट की है वो भी अप्रूव हो जाए लीगल के बाद। फिर हम करेंगे ट्रेड नेम को रिजर्व, और जो नाम होगा वो ना एक कह सकते हैं इंडिकेशन को फॉलो करेगा, जिसमें फर्स्ट तो हमारी लीगल फॉर्म आएगी कंपनी की, पहला नाम आएगा, फिर नेक्स्ट हमारी लीगल फॉर्म आएगी कंपनी की कि वो प्राइवेट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है या लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, और एट द एंड उसकी एक एक्सप्रेशन लगेगी कि वो जो कि है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हम लेंगे अप्रूवल्स अपनी एंटिटीज के लिए, जो कि जितनी भी हमारे बिजनेस या कंपनी एफडीआई कंपनी की एक्टिविटीज से कंसर्न है, उन सारी एंटिटीज के हम अप्रूवल लेंगे। फिर हम अपना प्रूफ सबमिट करवाएंगे कि हम वहाँ पे तो 3 पार्टनर्स क्लब ज्वाइन करें। फिर उसके बाद हम अप्रूवल रिसीव करेंगे एफडीआई से, और लाइसेंस लेंगे। सारे जितने भी फीस होगी उसकी लाइसेंस की वो हम पे करेंगे। सेकंड लास्ट पे हम बैंक अकाउंट बनवाएंगे अपनी कंपनी के बिहाफ पे, मतलब हमारा पर्सनली होगा, वो कंपनी का एक बैंक अकाउंट होगा, और उसमें 20% कैपिटल डिपॉजिट करवा देंगे। और एट द एंड हमें लाइसेंस की रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी से। ये टोटल 9 स्टेप्स हैं जिसके बाद हमें अपना लाइसेंस मिल जाता है। अब ये कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस किस मतलब एमिरेट्स में कैसे कैसे सपोर्ट की जा रही है हम वो देख लेते हैं। अबू धाबी में कैसे सपोर्ट की जा रही है? अबू धाबी जो है गवर्नमेंटल हब है, जो कि काफ़ी हद तक इन्वेस्टर्स या इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट कर रहा है। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज इनेबल कर रहा है कि जिसमें डोमेस्टिक या फॉरेन इन्वेस्टर्स आराम से इकोनॉमिक प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंगली वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनके पास एक बहुत बड़ी रेंज है जिसमें हम प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज जो कि कॉम्पिटिटिव कैश और नॉन कैश इंसेंटिव को लेके स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज जो भी हैं वो इजीली अपना जो बिजनेस है वहाँ पे सेट कर सकते हैं, और पब्लिक या प्राइवेट पार्टनरशिप भी ले सकते हैं। और अब बात आती है दुबई की, कि दुबई में किस तरह हो रहा है। दुबई में जो है एसेंशियल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है और इनवैल्यूएबल सपोर्ट भी देता है फॉरेन कंपनीज को, ताकि वो अपने दुबई में इजीली सेट कर सकें। और ये कि दुबई एफडीआई गाइड करता है, एडवाइसेस भी देता है और प्रैक्टिकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। जितनी भी बिजनेस के डिसीजंस है, मैनेजमेंट है, उसके किस तरह हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करें, वहाँ पे क्या लीगल स्ट्रक्चर्स होंगे, कैसे हम अपने बिजनेस एक्टिविटीज को एप्रोप्रिएट बिजनेस एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करें, ये सब में हमें असिस्ट करता है। हमने शारजा एफडीआई ऑफिस रिसेंटली लॉन्च किया है। ये एक डाइवर्स सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को प्रमोट कर रहा है, और ये कि ये इन्वेस्टर्स को फुली अंडरस्टैंडेबल प्रोसेस में हेल्प करता है कि हमें इन्वेस्टर्स को काफ़ी हद तक
एडवांटेजेस देता है कि किस तरह की फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कहाँ हमारा बिजनेस का प्रॉफिट होगा, कहाँ नहीं होगा, ये सब कुछ इससे हमें काफ़ी हेल्प करते हैं। शारजा आती है कि हम यूएई में जब इन्वेस्ट करें तो हम क्या क्या चीज़ को कंसिडर करके हम वहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो फर्स्ट ये आ जाता है कि स्ट्रेंथ्स क्या है एफडीआई की, कि यहाँ पे कोई डायरेक्ट टैक्सेशन नहीं है कॉर्पोरेशन की। हाँ, ऑयल, बैंकिंग, इंश्योरेंस सेक्टर्स के अलावा की बात की गई है कि इसके अलावा कहीं पे भी डायरेक्ट टैक्सेशन नहीं होगी। फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल जो है वो भी ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे मतलब फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल हो। और दूसरा कि बिजनेस काफ़ी इजीली हम वहाँ पे सेट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, डायनेमिक और डाइवर्सिफाइड कंपनी है, और हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। सॉलिड और प्रॉफिटेबल बैंकिंग सेक्टर्स हैं। फिर जोग्राफिकल लोकेशन इस कंट्री की बहुत बेस्ट है कि ये हर पोटेंशियल प्लेटफॉर्म को मतलब इन्फ्लुएंस करता है। लो कॉस्ट फॉरेन लेबर फोर्स है यहाँ की, अच्छा ट्रांसपोर्ट और प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे, और लो कॉस्ट एनर्जी को एक्सेस भी मिल सकता है हमें। अब वीक पॉइंट्स क्या हैं? ये फर्स्ट ये कि हाइड्रोकार्बन पे काफ़ी हैवी डिपेंडेंस है यहाँ होगी हमारी, और ये कि इंपोर्ट्स में काफ़ी हद तक हमें जब हमें अपनी इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि अब हम अपना गुड्स वहाँ पे सेल करने जा रहे हैं तो हमें वहाँ पे इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, हमें रिलाई करना पड़ेगा इंपोर्ट्स पे। फिर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी में, और डिक्रेडिटेशन आ जाती है रीजनल जियो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में, और लीगल ऑब्स्टिकल्स भी आ जाते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। थैंक यू। हमने इस वीडियो में इंतहाई अहम मालूमात शेयर की हैं। इसके अलावा हम बिजनेस कंसल्टेंसी और वर्चुअल सर्विसेज भी ऑफर करते हैं। हम 8 मुल्कों में काम करते हैं और बिजनेस की बुनियाद रखने से लेकर लीड जनरेट करने तक के सफ़र में आपके साथ साथ रहते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.pefconsulting.com, या व्हाट्सएप कर सकते हैं 00971 565 499 या ईमेल कर सकते हैं info@pefconsulting.com। हमारी टीम जल्द ही आपसे राब्ता करेगी।